डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑप्शनल और जनरल स्टडीज पर भी एपिसोड आता रहेगा। आज हिंदी लिटरेचर का ये एपिसोड इसलिए आया है कि आज एक छात्रा से बात हो रही थी जिन्होंने लास्ट टाइम मेंस का एग्जाम दिया था और हिंदी साहित्य उनका विषय था। हमने पूछा कि आपका स्कोर कितना था, 300 में कितना मार्क्स आपको आया था। यूजुअली 160 से 180 के बीच आ जाता है, 64 65 इस तरह से। उन्होंने कहा कि 157। हमने कहा कि ये थोड़ा मार्क्स कम है। 157 चूंकि पिछली बार 66वीं में हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा, बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली और मार्क्स फिचिंग पेपर आया था, क्वेश्चन आया था, तो हमें लगा कि कुछ कम था, 10-15 मार्क्स उनका कम था। उन्होंने कहा कि सर, हमने कहा कि व्याख्या खंड से भी क्वेश्चन आ गया था, समझ में आ गया था, उसके भी प्रश्न बनाने वाले थे। व्याख्या खंड मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स उठता है। व्याख्या खंड जो अंतिम क्वेश्चन होता है 12 नंबर, उसमें व्याख्या जो रचनाएं हैं डिफरेंट, उनकी व्याख्या करनी होती है, पता करके कि ये किसकी रचनाओं से लिया गया है। ये जो वाक्य है व्याख्या के, ये कहां से लिया गया है। अगर इसे आपने पकड़ लिया तो उसकी व्याख्या भी हो जाती है और इसमें मैथ की तरह मार्क्स उठता है। चूंकि इस व्याख्या का प्रसंग, भावार्थ, शब्दार्थ और फिर उसका निष्कर्ष जिस तरह से आप देते हैं, उसमें मैथमेटिक्स की तरह नंबर उठते हैं। और एक और खंड होता है हिंदी साहित्य में, पहला वाला पार्ट, भाषा का इतिहास, उसमें भी मैथ की तरह मार्क्स उठता है। जो 3 क्वेश्चंस खंड ए में आपको करने होंगे, टोटल 6 में से 3 हिंदी साहित्य में, उसे भाषा और साहित्य का इतिहास, जिसमें 6 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे। भाषा का इतिहास मैथ की तरह मार्क्स उठता है। और इधर व्याख्या खंड में ये 2 ऐसा सेगमेंट है, जब हम भी गाइड आपको करेंगे तो इन दोनों खंडों पर हमारा विशेष ध्यान होगा कि इसे आप डेवलप करें। इसमें मैथ की तरह मार्क्स होते हैं। भाषा का इतिहास का मतलब है कि संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं पूछा जाता है। तो व्याकरण और शब्द की विशेषताएं जब आप लिखेंगे तो हर सही दीर्घई में किस तरह से परिवर्तन हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसमें किस तरह का परिवर्तन हुआ, उसके विकास कालखंड में, इसी को आपको लिखना होता है। यूजुअली मैथमेटिक्स की तरह नंबर्स होते हैं भाषा के इतिहास में। साहित्य के इतिहास में आपको लिखना होता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा भाषा के इतिहास से कम मार्क्स होता है। इन दोनों को मिलाकर ही 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो हमारा इंफेसिस होगा कि 2 क्वेश्चन आप भाषा के इतिहास पे लिखें, जिसमें मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स होते हैं। क्योंकि शाब्दिक और व्याकरणिक विशेषताएं यूजुअली पूछा जाता है, या व्याकरणिक लक्षण या मानकीकरण, है ना, हिंदी भाषा का मानकीकरण, तो इस सब में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो व्याख्या खंड होता है, जो डिफरेंट रचनाएं हैं अलग अलग रचनाकारों के, चाहे वो गोदान हो या सरोज स्मृति हो, राम की शक्ति पूजा हो या शेखर एक जीवनी हो, इन सब रचनाओं से कुछ पंक्तियां आपको दी जाती हैं। सबसे पहले तो पहचानना होता है कि ये पंक्तियां कहां से ली गई हैं। जब आप पहचान लेते हैं कि अच्छा ये शेखर एक जीवनी से है, या ये कामायनी से है, या ये सरोज स्मृति से है, राम की शक्ति पूजा से है, या कबीर सूर तुलसी से है, तब व्याख्या करना उसके आसान हो जाता है। यूजुअली कई बार पकड़ में ही नहीं आता कि पंक्तियां कहां से ली गई हैं, और जब पकड़ में नहीं आएगा तो आप व्याख्या नहीं कर पाइएगा। चूंकि सबसे पहले यह होता है कि संदर्भ लिखते हैं, शब्दार्थ लिखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, निष्कर्ष डालते हैं, और इन सब में मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स उठते हैं। इस बार 66वीं जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें जो व्याख्या खंड के क्वेश्चन से 2 आते हैं, दोनों लिखना होता है, और यह आधे घंटे में आपको दोनों लिखना है। 50 मार्क्स का होता है, 6 क्वेश्चन 50-50 मार्क्स का। अब देखिए, जो इस बार 66वीं में व्याख्या खंड आया था, पकड़ में आ गया, और जब पकड़ में आ गया तो व्याख्या हो सकती है। इसमें जयशंकर प्रसाद के नाटक से आ गया, चंद्रगुप्त नाटक है, उससे देखिए ये लाइन आया, बड़ा अच्छा है। कैसे पकड़ेंगे? इसमें अलक्षेंद्र एक शब्द है, इसी से पकड़ में आ जाएगा। अगर पूरा आपने नहीं भी पढ़ा, नहीं समझा है, तो अलक्षेंद्र अलेक्जेंडर के संदर्भ में है। इसमें जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें मुख्य रूप से यवनों का आक्रमण, नंदों का पतन और मौर्य सत्ता की स्थापना, यही सार रूप में है। इसी को आपको समझना है, लिखना है, क्वेश्चन के रूप में आता है। यहां पर जो आया अलेक्जेंडर को अलक्षेंद्र शब्द वहां पर प्रयोग किया गया है रचनाकार के द्वारा, तो यहां पकड़ में आ गया कि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। वो प्रयुक्त पंक्तियां कहां से ली गई हैं? प्रसिद्ध रचना, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना चंद्रगुप्त से ली गई है। तो जब पकड़ लिया तो आप व्याख्या भी कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि इसमें संदर्भ, उसका शब्दार्थ, भावार्थ, निष्कर्ष, इस तरह से आप व्याख्या को कंप्लीट करते हैं। दूसरा वाला भी पकड़ में आ गया। दूसरा वाला यहां पर आ गया, मुक्ति बोध की एक प्रसिद्ध रचना है, उनकी लंबी कविता है अंधेरे में, वहां से लिया गया है। और यह प्रसिद्ध लाइन है, जब हिंदी साहित्य के छात्र पढ़ते हैं तो ये सब लाइनें आसानी से पकड़ में आ जाती हैं, क्योंकि ये सब बड़े महत्वपूर्ण लाइन हैं जो अंधेरे में कविता है उससे ली गई है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, आत्मा की प्रतिमा। अब देखिए, इसमें जो लास्ट लाइन है, लास्ट वाला लाइन,
हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव। ज्ञान का तनाव तो मस्तिष्क में होगा, हृदय में ज्ञान का तनाव कहां से आ जाएगा? तो समझना है इस तरह से और आपको व्याख्या करना। जब पकड़ में आ गया कि मुक्ति बोध की लंबी कविता अंधेरे में से ली गई है, तब इसका आप शब्दार्थ, भावार्थ या निष्कर्ष सब कुछ बड़े आराम से लिखते हैं और मैथमेटिक्स की तरह नंबर्स उठाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ये दोनों पकड़ में आ गया था कि ये कहां से लिया गया। यूजुअली इतनी बड़ी, इतनी लंबी कविता या इतना कुछ नाटक में होता है, कई बार पकड़ में नहीं आता है। जब पकड़ में आ गया कि ये किस रचना का सार है या पंक्तियां हैं या इसके लाइनें हैं, शब्द हैं, तब इसकी व्याख्या करना आसान हो जाता है। और जब व्याख्या आपने कर दिया दोनों का, तो मान कर चलिए कि जीएस पेपर 1 की तरह आपको मार्क्स उठते हैं। तो इसलिए हमने कहा उस छात्रा से कि आपने इसमें मार्क्स क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कहा कि सर व्याख्या हमने किया ही नहीं। हमने कहा कि व्याख्या तो आसानी से पकड़ में आने वाला था। अलक्षेंद्र शब्द आ गया तो जयशंकर प्रसाद की रचना आ गई, उनका नाटक आ गया चंद्रगुप्त, बिल्कुल क्लियर है। और जब पकड़ में आ गया तो रचना के बारे में तो हम जानते हैं कि उसमें क्या कुछ है, उसी को तो आपको व्याख्यायित करना है ना। और दूसरा वाला भी आ गया, बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली दूसरा वाला भी पकड़ में आ गया कि ये मुक्ति बोध की रचना है, अंधेरे में से लिया गया। तो ये दोनों करने के बाद तो आपका जंप कर जाना चाहिए। ऐसे ही में लोग 175, 80 के स्कोर्स करते हैं जब भाषा का इतिहास के प्रश्न 2 लिख लेते हैं और इधर व्याख्या खंड से व्याख्या कर देते हैं। अच्छा मार्क्स, जैसे जीएस पेपर में अगर स्टैट आपने बना लिया तो आपका स्कोर जंप करता है। इसलिए वहां पर भी हमारा ध्यान रहेगा कि आप स्टैट बनाइए जीएस पेपर 1 में, और यहां पर इसमें भाषा का इतिहास और इधर व्याख्या खंड को पकड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि टीचर ने हमें व्याख्या के बारे में ज्यादा कहा ही नहीं, तैयारी ही नहीं करवाया। अब जब व्याख्या के बारे में तैयारी नहीं कराया तो आपने छोड़ दिया, बहुत बड़ा मौका, सुनहरी मौका आपने छोड़ दिया मार्क्स उठाने का। और इसीलिए 157 था। ये दोनों व्याख्या अगर वो कर पाती तो 170 प्लस उनका स्कोर होता। तो ये सब बातें हैं और इसीलिए हम ये प्रसंग लेकर आए। आज एपिसोड हमने हिंदी साहित्य पर इसलिए बनाया कि एक बड़ा अच्छा संदर्भ आ गया, आप सभी को जानना चाहिए। आप सभी मेंस देने जा रहे हैं। अगर ये सब बातें आप समझेंगे तभी मार्क्स अच्छे उठते हैं। कई बार केवल आंसर करना आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके आंसर को, किस प्रश्न के आंसर करना है, सिलेक्शन में कौन सा क्वेश्चन चुनना है, जो आप समझ भी रहे हो। ये भी बात है, आप क्वेश्चन लड़ा ही नहीं तब तो कोई भी 6 क्वेश्चन हो जाए, ये स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट, चूज एंड आंसर की स्थिति होगी, तब ये सब समझना है कि हिंदी साहित्य में भाषा का इतिहास और व्याख्या खंड आपको जीएस पेपर 1 की तरह मार्क्स दिलाता है। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की तरह मार्क्स दिलाता है। जैसे जीएस पेपर 1 में आपने अगर स्टैट नहीं बनाया तो समझिए जीएस पेपर 1 में आपका एवरेज 148, 136, 150 के आसपास स्कोर रह जाता है, नहीं तो जंप करता है। तो ये सब समझना है। हिस्ट्री और जीएस के लिए भी हम लोग बातें करते रहेंगे। आपको मेहनत करना है अपने स्तर पर, और ये समझते हुए कि अच्छे मार्क्स कहां से, किस ओर से, किस तरह से, किस बुक से पढ़ते हुए, किस स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए प्राप्त होते हैं। यही आपको जंप कराता है। और तो और ये आपका रैंक भी दिलाएगा। अगर ये सब मार्क्स कुछ आपके बढ़ जाएंगे तो रिजल्ट में तो आप आएंगे ही, आपका रैंक भी अच्छा आ जाता है। टेक केयर।